गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट का पहला लेसन स्थिर विद्युतिकी, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक होगा सबसे पहले वो है विद्युत आवेश। तो आइए हम लोग बात करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है, लगभग आज से 2500 साल पहले हुआ क्या, एक कांच की छड़ ली गई और इस कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा गया। जब दोनों छड़ों को एक दूसरे पर रगड़ा गया तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। इनके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया जो कि रगड़ने से पहले नहीं था, लेकिन रगड़ने के बाद वो उत्पन्न हो गया। तो जब ये गुण उत्पन्न हो गया तो इस गुण को हम लोग कहते हैं आवेश। ऐसा माना गया कि इन दोनों पदार्थों पर, कांच की छड़ पर और रेशम पर, दोनों पर विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ। और इन दोनों की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। एक पर माना गया धन आवेश और दूसरे प्रकार का जो आवेश है उसको माना गया ऋण आवेश। और इस प्रकार का जो आवेश है वो तो दो प्रकार के हो गए। इसके बाद एक प्रयोग और समझते हैं। बिल्ली की खाल और आबनूस को आपस में रगड़ा गया। जब इन दोनों को रगड़ा गया तो सेम वही सिचुएशन, इसके पास भी धन आवेश और इसके पास भी ऋण आवेश, यानी ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। जब बिल्ली की खाल को आबनूस से रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल भी आबनूस को आकर्षित करने लगी। लेकिन जब बिल्ली की खाल को कांच की छड़ के पास रखा गया तो कांच की छड़ और बिल्ली की खाल के बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन दोनों पदार्थों पर, यानी बिल्ली की खाल पर और कांच की छड़ पर एक समान प्रकार का आवेश होता है। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, यह हमें समझ में आता है। आवेश के प्रकार, तो बच्चों यहां पर आवेश दो प्रकार के हो गए। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। यहां पर ध्यान देने वाली एक विशेष बात है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों किसी पदार्थ पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न कैसे होता है, इस चीज को हम लोग यहां पे जानेंगे। अब जैसे हम यहां पर लेते हैं सोडियम, ये एक रासायनिक पदार्थ है, सोडियम है। हम सभी लोग जानते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से हम ये जानते हैं कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 11 ही प्रोटॉन है। अब बच्चों एक जानने की बात यह भी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो प्रोटॉन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। ये दोनों मिल करके सोडियम परमाणु को पूरी तरह से उदासीन किए रहते हैं। लेकिन जैसे ही, अब यहां देखो बच्चों क्या होता है, सोडियम की प्रकृति ही ये इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो जब जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा इसके पास कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। लेकिन प्रोटॉन कभी भी नहीं बदलते हैं, जितने प्रोटॉन यहां पर थे उतने ही प्रोटॉन अभी भी रहेंगे। तो अभी तक क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते थे। लेकिन अब क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉनों के प्रभाव को ही निरस्त कर पाएगा, एक प्रोटॉन फिर भी बचा रहेगा। अब यहां पर ज्यादा क्या है, प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है प्लस का, इसलिए ऐसा माना जाएगा
कि सोडियम के पास प्लस चार्ज है, सोडियम के पास धनावेश है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहां पर हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की कमी है ये किसी पदार्थ पर धनावेश को दिखाता है, या किसी पदार्थ पर धनावेश का होना इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत क्या होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से इस परमाणु में आता है। तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो अभी भी हमारे पास 17 ही है, प्रोटॉन तो अभी भी हमारे पास 17 ही है। अब समझते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉनों के आवेश को निरस्त कर देते थे। यहां पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों का ही आवेश निरस्त कर पाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी यहां बचा रहेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए क्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा 1 नेगेटिव का, इसलिए क्लोरीन पर आवेश आ जाएगा 1 नेगेटिव का। अब आगे समझते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यहां पर हो रही है, बाहर से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग ये जानेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, समझिएगा। किसी पदार्थ का धनावेशित होना उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, तथा किसी पदार्थ का ऋणावेशित होना उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वेरी सिंपल, बहुत आसान शब्दों में है। किसी पदार्थ पर अगर धनावेश है, इसका मतलब हुआ कि उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर किसी पदार्थ पर धन आवेश है तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से ज्यादा है। अब हम यहां पर यह जानेंगे कि आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक कैसे ट्रांसफर होता है, यानी आवेशन की क्या विधियां हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियों में मेथड ऑफ चार्जिंग, पहला है चालन विधि। तो इस चालन विधि में क्या होता है समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पदार्थ है और इस पदार्थ पर धनावेश है। धनावेश का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और हमारे पास एक पदार्थ और है, इस पर कोई आवेश नहीं है। यहां पर ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ना ही वृद्धि है। जब हम इन दोनों पदार्थों को, ये आवेशित है और ये निरावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर धन आवेश है, जब हम इन दोनों पदार्थों को एक दूसरे के संपर्क में लेकर आएंगे, जब इनको हम संपर्कित करेंगे तो इसका आवेश, इसका धन आवेश इस गोले में जाना चालू हो जाएगा, इस गोले में जाने लगेगा, और इसका आवेश इस गोले में तब तक जाएगा, ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। तो बच्चों इस प्रकार की विधि को हम लोग कहते हैं चालन विधि। फिर से समझते हैं, जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी अनावेशित पदार्थ के पास रखते हैं, आवेशित पदार्थ को किसी अनावेशित पदार्थ के पास रखते हैं, के संपर्क में रखते हैं, तो आवेशित पदार्थ से आवेश अनावेशित पदार्थ में स्थानांतरित होने लगते हैं। इस विधि को चालन विधि कहते हैं। आवेशन की इस पहली विधि को चालन विधि कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि घर्षण विधि क्या होती है। दूसरी विधि है घर्षण विधि। तो आइए बच्चों देखते हैं ये घर्षण विधि क्या होती है। घर्षण द्वारा हम कैसे किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। अब घर्षण विधि में हमारे पास दो पदार्थ हैं और इनमें से किसी पर भी कोई चार्ज नहीं है। चालन विधि में एक पदार्थ पर धनावेश था लेकिन दूसरे पदार्थ पर कोई आवेश नहीं था। यहां पर इन दोनों पदार्थों में से किसी के ऊपर कोई आवेश नहीं है।
अब जब इन दोनों पदार्थों को हम आपस में घर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे को संपर्क में लाकर रगड़ेंगे, इन दोनों पदार्थों को आपस में संपर्क में ला करके इन दोनों पदार्थों को आपस में संपर्क में ला करके रगड़ेंगे, तो होगा क्या? इन दोनों पदार्थों में अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। एक पदार्थ पर उत्पन्न हो जाएगा धन आवेश, तो दूसरे पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, समान मात्रा में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर इस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो रहा है तो इस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी यहां इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार हमें क्या मिला? ये दोनों पदार्थ एक दूसरे के सापेक्ष आवेशित हो गए। ये पदार्थ धनावेशित हो गया, जो पदार्थ ए था वो धनावेशित हो गया, और जो पदार्थ बी था वो ऋणावेशित हो गया। ए और बी दोनों यहां पर आवेशित हो जाते हैं जब इन दोनों पदार्थों को परस्पर एक दूसरे से रगड़ते हैं। जब एक दूसरे से रगड़ेंगे तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे ट्रांसफर होगा उसके पास धन आवेश, और जिसके पास ट्रांसफर होकर के जाएगा इलेक्ट्रॉन जहां बढ़ जाएंगे वहां हो जाएगा ऋण आवेश। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं घर्षण विधि। तो इस घर्षण विधि के द्वारा हम आवेशन करा सकते हैं, किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरी विधि क्या है। तीसरी विधि हमारे पास है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि तो हम लोग समझते हैं प्रेरण विधि में क्या होगा। यहां पर इन दोनों पदार्थों को संपर्क में लाया गया था, यहां पर दोनों पदार्थों को संपर्क में लाया गया था, लेकिन इसमें पदार्थों को संपर्क में नहीं लाएंगे। अब देखते हैं क्या कैसे करेंगे। हमारे पास ये गोला है, ये गोला अभी आवेशित नहीं है, ये गोला अनावेशित है, लेकिन इस गोले को हमें आवेशित करना है। हम इसको चाहें तो धन आवेशित भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ऋण आवेशित भी कर सकते हैं। तो आइए हम इसे धनावेशित करते हैं। अगर हमें इस गोले को धनावेशित करना, सबसे पहले इसको हम क्या हवा में रोक देंगे? नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसको हम एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रख देंगे। ये एक स्टैंड है जो कि विद्युत रोधी है, यहां से आवेश ना तो आएगा ना तो जाएगा। अगर हमें इसे धनावेशित करना है तो इसके पास में हम लेकर के आएंगे एक ऋणावेशित क्षण, एक निगेटिवली चार्ज क्षण को इसके पास लेकर के आएंगे। जब इस निगेटिव चार्ज को इसके पास लेकर के आएंगे तो इसके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, वो समान संख्या में है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सोडियम में समान मात्रा में थे तो ये 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉनों को पूरी तरह से निरावेशित कर देते थे। दोनों एक दूसरे का विरोध करके शून्य हो जाते थे, उदासीन होता था। ठीक वही चीज यहां पर भी है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, लेकिन जब हम इसके पास कोई नेगेटिव क्षण लेकर के आएंगे, कोई ऋणावेशित क्षण लेकर के आएंगे तो क्या होगा? तो जो इसके अंदर धन आवेशित हैं उनके बीच वो आ जाएंगे इस तरफ, वो इस कोने में आ जाएंगे जिस तरफ ऋणावेश है, जिस तरफ ऋणावेशित क्षण है। तो ऋणावेशित क्षण और इन आवेशों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। हम लोगों ने भी पढ़ा था विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो ये सभी आवेश इस तरफ आ जाएंगे, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। लेकिन जो इसमें नेगेटिव चार्ज थे वो इस किनारे पर आ जाएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे जितने नेगेटिव चार्ज थे उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं। बस हुआ क्या है, इस ऋणावेशित क्षण को लाने पर धन आवेश इस कोने में आ जाएंगे, इस किनारे पर आ जाएंगे, और ऋणावेशित कण इस कोने पर आ जाएंगे। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे ये समझते हैं। ये हमारा गोला है, ये स्टैंड है जो कि विद्युत रोधी है, और यहाँ पर धनावेश 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 ऐसे हैं। यहाँ पे ऋणावेश 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 ऋणावेश, और यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, अपना ऋणावेशित क्षण हमने यहाँ पर रखी हुई है। तो हम इस गोले को अर्थिंग दे देंगे। जब हम इस गोले को अर्थिंग दे देंगे तो यहाँ जो हमारे पास ऋणावेश है इस ऋणावेश के साथ प्रतिकर्षित हो रहा है, तो इस वायर के माध्यम से अर्थ में चला जाएगा। ये अर्थ में चला जाएगा तो हमें यहाँ पर कोई भी ऋणावेश नहीं मिलेगा। और अब तीसरे पॉइंट में हमें यहाँ क्या करना होगा,
अब इस अर्थिंग को हम लोग हटा देते हैं, इस वायर को यहाँ से इसका कनेक्शन खत्म कर देते हैं। तो हमारे पास जो गोला होगा इस पर सिर्फ धन आवेश ही बचेंगे। ऋण आवेश पूरी तरह से अर्थ में जा चुके हैं और इस क्षण को हटा लेने पर, इस ऋणावेशित क्षण को हटा लेने पर ये पूरे आवेश जो अभी तक किनारे पर थे ये पूरे गोले में एक समान रूप से फैल जाएंगे और इस प्रकार हमारा ये पदार्थ, हमारा ये गोला धनावेशित हो जाएगा। और अगर हमें इसे ऋणावेशित करना होता तो यहाँ पर धनावेशित छड़ लेकर के आते, इस तरफ ऋणावेशित कर आते और इस तरफ धन आवेशित कर आते और धन आवेश अर्थ में चला जाता। हमें यहाँ पर सिर्फ ऋण आवेश मिलता और हमारा गोला ऋण आवेशित हो जाता। एक बार फिर से देखते हैं, हमें इस गोले को धन आवेशित करना था तो हमने क्या किया, इसके पास लाया है एक ऋणावेशित क्षण। इस ऋणावेशित क्षण के कारण इसमें उपस्थित सभी धन आवेशित कण इस कोने में आ जाएंगे, क्योंकि धन आवेशित कण इसके साथ अट्रैक्ट होंगे, इनके बीच आकर्षण बल होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नेगेटिव चार्ज हैं, जो ऋणावेशित कण हैं, वो इस क्षण से दूर भागने की कोशिश करेंगे, दूर भाग रहे हैं और जब इसे हम अर्थिंग दे देंगे तो पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। इस अर्थिंग को हम लोग तोड़ देंगे, इसको हटा देंगे तो इस पूरे चालक में, इस पूरे गोले में हमें धन आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं प्रेरण विधि। इसका नाम प्रेरण विधि क्यों है, क्योंकि ये ऋणावेशित क्षण यहाँ पर रखने पर इसने इस पर आवेश को प्रेरित किया और हम लोग प्रेरण की सहायता से यहाँ पे हमने धन आवेश उत्पन्न किया। आप देखेंगे कि इस विधि में, चालन विधि में हमने दोनों पदार्थों को संपर्क में लाया, यहाँ भी संपर्क में आए थे, लेकिन इसमें हमने इन दोनों को संपर्क में नहीं लाया है। यहाँ पर आवेश प्रेरित हो रहा है और इसे हम कहते हैं प्रेरण विधि। हम बात करने वाले हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। अब बच्चों बात यहाँ पर ये आ गई कि अभी आपको मैंने बताया था कि घर्षण कराने पर पदार्थों पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, तो जब हमने दो पदार्थों को घर्षित किया तो एक पदार्थ पर क्या आ गया, धन आवेश आ गया और एक पदार्थ पर उतना ही ऋण आवेश आ गया। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चों मुझे पहले बताइए, इन दोनों पदार्थों को, इन दोनों वस्तुओं को घर्षित करने से पहले, घर्षण करने से पहले इन पर कितना आवेश था, कोई आवेश नहीं था, शून्य आवेश था। और अभी भी इन पर आवेश शून्य है। आप ये धन आवेश और ऋण, जितना धन आवेश है उतना यहाँ पे ऋण आवेश है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो अभी भी आपका आवेश शून्य ही आएगा। यानी कि हमने आवेश को उत्पन्न भी नहीं किया और हमने आवेश को नष्ट भी नहीं किया। इस प्रकार से आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इस सिद्धांत को हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं या आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जिन जिन स्थानों पर आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है उन स्थानों पर, उन जगहों पर आवेश संरक्षण के नियम का पूर्णतया पालन होता है। अब बच्चों हम यहाँ बात करने वाले हैं मूल आवेश किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं मूल आवेश क्या है। मूल आवेश किसे कहते हैं। तो बच्चों प्रकृति ने हमें आवेश का एक बहुत छोटा मात्रा प्रदान किया है, एक बहुत छोटी इकाई प्रदान की है जिसे मूल आवेश के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग करते हैं स्मॉल ई से। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसका सिंबल स्मॉल ई, इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो बच्चों मूल आवेश का मतलब है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण कभी भी इस मान से कम नहीं हो सकता। वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन उसका मान कभी भी, उसका परिमाण कभी भी इससे कम नहीं हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेशों का क्वांटीकरण। तो बच्चों हम आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। आवेश अनिश्चित रूप से अविभाज्य है। आवेश के इस गुण को हम कहते हैं क्वांटीकरण। तो समझते हैं कैसे। किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है, आवेश का जो भी मान होता है वो होता है 1e, 2e, 3e, 4e या फिर इसी प्रकार से आपका होता है।
यानी कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा मूल आवेश की पूर्ण गुणक होती है। आवेश की मात्रा Q बराबर n ई, जहां पर E क्या मूल आवेश है और n पूर्णांक संख्या है, तो ये पूरा n ई क्या हो गया, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हो जाती है। इस तरह से किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा होती है, कभी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1.2 ई या फिर 1.3 ई या फिर 1.4 ई ऐसे डॉट डॉट, ये मात्रा कभी भी पदार्थ पर नहीं होती है, ये वाली मात्रा होती है। इसका मतलब है कि हम आवेशों को कभी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। आवेश अनिश्चित रूप से अविभाज्य है और आवेश के इस गुण को हम कहते हैं क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं इसका मात्रा क्या है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और हम लोग यहाँ जानेंगे एक कूलाम की परिभाषा क्या है। तो यहाँ बच्चों देखते हैं आवेश जो हमारे पास है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने आवेश के बारे में काफी चीजें बताई, काफी जानकारी दी, इसलिए आवेश का मात्रक कूलाम रख दिया गया। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा को हम स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और ठीक इसी प्रकार आवेश का मात्रक कूलाम, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों हम यहाँ से जानने वाले हैं किसी पदार्थ पर यदि एक कूलाम मात्रा है, एक कूलाम मात्रा है, तो इस एक कूलाम को हम कैसे परिभाषित करेंगे, एक कूलाम की क्या परिभाषा है, हम इस चीज को यहाँ पर जानने वाले हैं। और काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा I बराबर Q बाई T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम यहाँ Q का मान निकालें तो Q का मान क्या आ जाएगा, I इंटू टी, इस T का I मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी। और अगर हम यहाँ पर बच्चों इस I के मान को एकांक कर दें, यानी कि 1 एम्पियर कर दें, और टाइम को भी 1 सेकंड कर दें, इसको भी एकांक कर दें, आप देखेंगे I का मान भी 1 हो गया और T का मान भी 1 हो गया, तो Q का मान भी आएगा 1 कूलाम। अब यहाँ पर Q का मान क्या आ जाता है, Q का मान आ गया 1 कूलाम, और हमें इसी 1 कूलाम को परिभाषित करना है, इसी की परिभाषा हमें यहाँ पर बतानी है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो उस चालक तार में से प्रवाहित होने वाले अथवा गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। एक बार फिर समझते हैं, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो उस चालक तार में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। तो बच्चों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश का मात्रा क्या है, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, आवेशों के कुछ गुणों के बारे में हम लोगों ने जाना, क्वांटाइजेशन हम लोग समझे, क्वांटीकरण किसे कहते हैं, आवेश का सबसे सिद्धांत हम लोग समझा, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कूलाम का नियम क्या है, कूलाम ने क्या नियम दिया है।